Students, how are you? I hope all are fit and fine. Today we will continue our chapter Planned Economy. In last video we were doing reforms, land reforms. Okay, लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो भूमि सुधार के बारे में किया था। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि ये भूमि सुधार करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। तो उसमें ये आपको इंसिडेंट दे रखा है। तो कि खाद्य संकट 1960 के अराउंड कंट्री में क्या हो गया था, फूड क्राइसिस हो गया था, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। इसमें क्या रहा था खाद्य संकट में, जैसे कि यहाँ बताया है 1940 और 1950 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी साथ में बढ़ी है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो जो हमारा प्रोडक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा कंज्यूम होता है, प्रोडक्शन कंज्यूम ज़्यादा होगा पॉपुलेशन में। लेकिन जैसे प्रोडक्शन कंज्यूम हो रहा था 1960 से 1970 के बीच में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि कम होना शुरू हो गया था। और उस टाइम पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी हमारे फेवर में नहीं थी। मींस जो मानसून है वो टाइम पर नहीं हुआ, बारिश टाइम पर नहीं हुई। मानसून टाइम पर न आने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे फूड हैं, जो हमने क्रॉप्स उगाई होती है, फसलें उगाई होती हैं, उसका प्रोडक्शन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, जिससे पूरी कंट्री में शॉर्टेज हो गई अनाज की, ठीक है। 1962 में क्या हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पर भी जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा था वो उस साइड लग गया। फिर 1965 में फिर दोबारा से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो इस टाइम पे जो ये 1960 से 1970 का जो डिकेड था, दशक था, वो बहुत ही क्रिटिकल था इंडिया के लिए। तो इस बीच में जो सरकार है वो भी लोगों की तरफ ध्यान कम दे पाई, कि उनकी सहायता कम कर पाई, कि जहाँ पर जो सूखा है, जहाँ ड्रॉट्स ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ पर फसलें बर्बाद हो गई हैं, कि उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा दूसरी साइड भी लग रहा था। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा यहाँ पर सरकार को। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब खाद्यान्न में डिक्रीज़ हो गए थे, जो खाद्य फूड की कमी हो गई थी, उस टाइम पर जो हमारा एक दिन का प्रति व्यक्ति कैलोरी जो फूड होता है वो होता है 22 था उस टाइम पर, 2200 था उस टाइम पर। लेकिन वो कम होकर वो कितना हो गया था, 1200 कैलोरी रह गया था, ठीक है। एक दिन का फूड है प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन का आहार है वो 2200 कैलोरी से कम होकर 1200 कैलोरी रह गया था। और जबकि एक सामान्य व्यक्ति है, यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो रोज़ाना है 2450 कैलोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि हम पूरा प्रॉपर तो हमें नहीं मिल रहा था, 2200 कैलोरी मिल रहा था जो एवरेज थी पर व्यक्ति की, लेकिन जो उससे वो भी नहीं रहा, वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो उस टाइम पर एक चीज़ और थी, एक स्पीच यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, वैसे उसके बारे में बता रही हूँ, कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी देशवासियों से कि हमारे पास खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है, अगर हम एक टाइम फास्टिंग करते हैं, एक टाइम यानी कि 3 टाइम खाते हैं तो एक टाइम स्किप कर जाते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे हम जो अनाज है उसको स्टोर कर सकते हैं। या एक टाइम फास्टिंग कर सकते हैं या वीक में एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बाहर से अनाज मंगवाते हैं, वैसे तो मंगवाना पड़ा था, आयात करना पड़ा था उस टाइम पर, हमें दूसरे देशों से हेल्प लेनी पड़ी थी, इवन अमेरिका से भी हेल्प लेनी पड़ी थी, जबकि उस टाइम पे अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, ठीक है। अमेरिका से भी विदेशी सहायता ली थी, यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक। लेकिन प्रधानमंत्री जी की क्या अपील थी, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी जो सिटीजन थे उनसे, कि अगर हम खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर पाएंगे। तो इस तरह से खुद इंडिपेंडेंट बन के हमने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया।
वो इंडिपेंडेंट किस तरह से बने, वो लैंड रिफॉर्म की वजह से हम इंडिपेंडेंट बने। गॉट इट। तो लैंड रिफॉर्म का इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसके प्रभाव क्या हुए थे, उसके बारे में हम रीड करें। भूमि सुधारों का जो सबसे बड़ा परिणाम रहा है कि भूमि सुधार करने के बाद देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो रहा है सबसे बड़ा हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ना हम आत्मनिर्भर बने, बल्कि हमने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक किया, सुचारू रूप से उसे आगे बढ़ाया। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें खाद्यान्न संकट की इस हालात में देश पर बाहरी दबाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई। मीन्स हमारे यहाँ क्या था, फूड क्राइसिस हो गए थे, अनाज की कमी हो गई थी, हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ा। तो इससे क्या रहता है कि दूसरे हमें अपने अंडर कर लेंगे, हमारे ऊपर अपना दबाव बनाएंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है और वो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। यहाँ मेंशन भी है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया कि जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनको चेंज करना होगा। ठीक है। मीन्स हमें समझौते करने पड़ेंगे अगर हम किसी की सहायता लेते हैं। तो इन समझौतों से बचने के लिए हमने क्या जो नीति अपनाई थी, वो सुधारों की अपनाई थी, और साथ में उन सुधारों के साथ साथ अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, इस चीज़ का फैसला लिया गया था। यहाँ पर शुरू में सरकार ने उनका ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई, इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधाएं मौजूद थी। तो यहाँ पर क्या है, सरकार ने किस एरिया की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प करनी आरंभ की। हेल्प कैसे करनी है कि जहाँ पर सरकार को लगा यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, थोड़ी सी सहायता के बाद हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, तो उन इलाकों की सरकार ने पहचान की और वहाँ पर सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी। किसानों को सहायताएं दी गई, सब्सिडी दी गई, जिसकी कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करने की सलाह दी गई। अगर कोई बीमारी आती है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, पेस्टिसाइड यूज़ किए जाएँ, उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का प्रयोग किया जाए। तो इन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से, इनके प्रयोग के बाद क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पर जो हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ हमारा प्रोडक्शन। तो उस ईयर में 1970 के दशक में इतने बड़े लेवल पर अनाज का उत्पादन हुआ कि उस उत्पादन को एक हरित क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अनाजों की अधिक से अधिक पैदावार होने के कारण जिन वर्षों में अधिक अनाज का उत्पादन हुआ है, उस वर्ष को हरित क्रांति का नाम दिया गया, 1970 के दशक को। ठीक है। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है। जिसके पास लैंड ज़्यादा थी, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार से सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी। तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन है किस चीज़ का किया गया, कौन से क्रॉप का, गेहूं का किया गया था। ठीक है। इसका फ़ायदा ना कि बड़े किसानों को हुआ, छोटे किसानों को भी इसका फ़ायदा हुआ। ठीक है। देश के अलग अलग इलाकों का ध्रुवीकरण तेज हुआ। जो बीच में इलाकों में ध्रुवीकरण है, यानी कि जो बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, वो एक होने लगे। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों के लिहाज से समृद्ध हो गए। यानी कि जब यहाँ पर लोग ज़्यादा खेती करते थे, यहाँ का जो एरिया है वो भी फर्टाइल एरिया था। जब अगर किसी फर्टाइल चीज़ के ऊपर हम अच्छे से काम करते हैं तो ऑब्वियसली है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस एरिया में जो नॉर्थ इंडिया का एरिया था, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और वहाँ के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।
आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ जो किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में, या जो छोटा किसान था उसके बीच में, या जो बड़े किसान थे उसके बीच में जो अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था, वो कम हो गया। ठीक है, वो क्योंकि सबके पास अब थोड़ा बहुत पैसा हो गया, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस था वो कम हो गया। और क्या हुआ था, इन बदलावों के साथ ही जो किसी कर्जदार थे उन्होंने अपने कर्ज चुका दिया। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? किसानों को हुआ था, हरित क्रांति की वजह से। मेन प्रभाव यही रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति सुधर गई थी हरित क्रांति के बाद, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी, और किसानों के बीच में जो डिफरेंस था जमींदार और छोटे किसानों के बीच में वो कम हो गया था। हरित क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए उसके बारे में यहाँ पर है, लेकिन ये बदलाव पढ़ने से पहले हम एक और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वो यहाँ पर दिया गया आपके एग्जाम्पल कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके साथ ही श्वेत क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एक अन्य रेवोल्यूशन भी हुई है, उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किस में था, यानी कि किस चीज़ में फ्लड आई? दूध के रूप में। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है कि श्वेत क्रांति, यानी कि दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। वो कैसे हुआ? जो अमूल है, अमूल के जो विज्ञापन आप देखते भी हो, अमूल के प्रोडक्ट आप यूज़ भी करते हो, तो इसमें अमूल को शुरू किसने किया? ठीक है, अमूल के पीछे नाम है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस है, वर्गीस कुरियन का। ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता हम कह सकते हैं वो है वर्गीस कुरियन। उन्होंने क्या किया, एक सहकारी समिति बनाई, यानी कि दूध के रूप में वो क्या, गांव गुजरात के आनंद गांव में, वहाँ से क्या किया, वहाँ उन्होंने जो गांव में छोटे घरों में दूध होता था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक जगह इकट्ठा करके वहाँ से बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था दूध को पैक करके। इससे लोगों को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि वो दूध बेचने लगे, और जिससे क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट हो गया पशुपालन में भी, दूध के उत्पादन में इंटरेस्ट हो गया जी। इसकी वजह से भी लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा इजाफा हुआ था। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में दो क्रांतियाँ मेन हैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इन दोनों क्रांतियों के बाद है, दोनों रेवोल्यूशन हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड जो है, तो उसके बाद चेंजेस देखने को मिले। क्या चेंज हुए? तो 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक तेज़ नया मोड़ आता है। वो आपने देखा ही है, 70 के जो दशक था, डिकेड था, उसमें बहुत चेंज हुए हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति चेंज हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसके बाद जैसे ही प्रथम प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। एकदम 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन 2 साल के बाद ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उन्होंने बहुत बड़े चेंज किए और साथ डिसीज़न बड़े लेवल पर लिए। उन्होंने क्या किया, जो निजी क्षेत्र में बैंक थे या उद्योग धंधे थे, उनमें 1960 का जो दशक था, डिकेड था, उसके अंत में इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। 70 के दशक में क्या हुआ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है उससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो उस टाइम पर थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि जनता को हितों को देखते हुए जितने भी उस टाइम पर लगभग 14 जो प्राइवेट बैंक थे, 14 निजी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि वो सरकारी बना दिए गए। जैसे आज के टाइम में मोदी सरकार क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है उनका प्राइवेटलाइजेशन कर रही है, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो प्राइवेट है उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण उनका किया था। ठीक है, इसमें क्या था, किस लिए किया था कि जो सरकारी बैंक होंगे तो लोगों को ज़्यादा सहायता देंगे, जिससे लोगों की भलाई होगी, अलग अलग स्कीमें चलेंगी। तो इन बदलाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां थी उसमें आपस में बहस होनी शुरू हो गई। क्यों?
रीज़न क्या था? क्योंकि जो पूंजीपति लोग थे उनको फ़ायदा कम मिल रहा था। ठीक है ना। अगर गरीब जनता का फ़ायदा जहाँ पर होता है तो समझ लीजिए कि जो पूंजीपति लोग हैं उनका वहाँ पर फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से आपस में पार्टी में भी बीच में मतभेद शुरू हो गए थे, और पार्टी में मतभेद की वजह से क्या हुआ, आपस में पार्टी टूटने लग गई थी। बहुत सारी इकोनॉमी पॉलिसी थी, उनके ऊपर आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी। सहमति ना बनने की वजह से क्या हुआ, 1980 के दशक में जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हो गई। 1950 से 1980 के बीच में जो भारत की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें बहुत कम वृद्धि हो रही थी। 3 से 3.5 3.5% की ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यानी कि जो इकोनॉमी है वो एकदम थोड़ा सा तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि सरकारी काम हो गए ना, तो सरकारी जो भी काम होते हैं उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि किस तरह से वो होते हैं। तो इसमें क्या रहा, ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया इन्होंने, कि इकोनॉमी डेवलपमेंट में ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। तो इसमें भ्रष्टाचार और अकुशलता ज़्यादा बढ़ी है, अनस्किल्ड लोग ज़्यादा हो गए। इसके बारे में हमने पहले भी किया है कि अनस्किल्ड ज़्यादा हो गए, करप्शन ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो लोगों का किसके ऊपर नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो विश्वास था वो चेंज होने लग गया। ठीक है, पहले उनका विश्वास बढ़ गया था कि हाँ सरकारी व्यक्ति हैं, ब्यूरो अफसर हैं, ये अच्छे से काम करेंगे, लेकिन चेंज जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ तो उनका विश्वास है वो बदल गया। उसमें यही रहा कि सरकारी अधिकारी है, सरकारी ऑफिसर्स हैं, तो कोई ना कोई तो करप्शन करेगा ही, घूस खाएगा ही। ठीक है, तो इस तरह का लोगों का विश्वास बन जाता है सरकारी कर्मचारियों पर, जबकि कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों की इमेज भी खराब हो जाती है। तो बाकी इकोनॉमी के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो लास्ट में चैप्टर के, बुक के लास्ट में के जो चैप्टर है उसमें करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर अब कार्टून को देखते हैं। कार्टून में क्या है, कार्टून में जो 3rd प्लान है हमारा 5 ईयर प्लान के बारे में बताया है कि उसमें किस तरह से इकोनॉमी को चलाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की गई। ठीक, कि अभी भूखमरी है, हमारे पास अनाज नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़े बहुत चने चबाने से ही काम चलाइए। यानी कि जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं इन दिनों में, आप उसको फेस कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कौन कह रहा है? सरकार कह रही है कि हम अभी ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें आगे भी चलना है, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, तो अभी जो आपके पास है आप उसी से काम चलाइए। ठीक है, कार्टून में यही बताया गया है। यानी कि उस टाइम की स्थिति क्या थी देश की, कि लोग भूखे मर रहे थे, सरकार को आगे भी बढ़ना था, और वो किस तरह से लोगों को अपील करती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।